नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है 7 का रण कौन बिगाड़ेगा समीकरण। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव अब दिलचस्प हो गया है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त भी समाप्त हो गया और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। 4 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। देवली उनियारा में नरेश मीणा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई। तो खींवसर में बेनीवाल और 84 और सलूंबर में भारतीय आदिवासी पार्टी ने मुकाबला रोचक कर दिया है। तीसरे दल और बागियों से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव की 7 सीटों पर संग्राम हुआ दिलचस्प। चार सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, 3 पर त्रिकोणीय मुकाबला। काम करेगा, आपके जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, उन मुद्दों को उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो जिसको आदेश होता है हमारे सभी कार्यकर्ता मानते हैं। देवली में बागी नरेश मीणा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। खींवसर में बेनीवाल ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। 7 का रण कौन बिगाड़ेगा समीकरण। तो आज 7 के रण की बात करेंगे, कौन समीकरण बिगाड़ सकता है, त्रिकोणीय टक्कर से आखिर किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है। बागियों से बीजेपी को राहत और कांग्रेस की क्या इसमें आफत आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ खास मेहमानों में मदन प्रजापत हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मित्तल साहब, आप इससे शुरुआत करते हैं कि अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज नामांकन का समय जो है वो समाप्त हो गया। हालांकि कौन नाम वापस लेता है नहीं लेता है उस पर भी नजर होगी, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में आपको क्या लग रहा है, कौन किसके लिए कहां पर मुसीबत बनता नजर आ रहा है? देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि आज एक तरह से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका पहला चरण पूरा हो गया है, नामांकन हो गया है। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, वो सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का किसी भी क्या नाम से दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ, भले ही चाहे उनका लोकसभा चुनाव के दौरान आरएलपी और बीएपी के साथ गठबंधन था, लेकिन इस चुनाव में नहीं हुआ। इसलिए हम क्या नाम से जो भी आपने बताया कि 3 सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है, उसका कारण यही है कि एक पर खींवसर पर क्या नाम से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव लड़ रही है और सलूंबर और 84 के अंदर बीएपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जो कुल मिला के स्थिति यही है कि 4 पर जो है वो कांग्रेस और भाजपा में सीधी फाइट है। लेकिन हम कई जगह देख रहे हैं कि जो जैसे हम इसको देवली उनियारा को देखे तो वहां कांग्रेस के क्या नाम से एक बागी ने, नरेश मीणा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कुछ चीजें हैं जरूर जो क्या नाम से इस मौके पे समझनी चाहिए कि जैसे हम खींवसर की बात करते थे कि खींवसर इन पूरी 7 सीटों में हॉट सीट हो गई है, क्योंकि जो आरएलपी के प्रमुख है उनकी पत्नी वहां चुनाव लड़ रही है। आपको ध्यान हो तो 2023 का जब चुनाव हुआ था तो खुद हनुमान बेनीवाल कुल 2059 वोटों से जीत पाए थे रेवंत डांगा के सामने से। अब क्या नाम खुद अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो माहौल उस समय उनके पक्ष में बना वो शायद वैसा नहीं बन पाएगा। और वहां जो 23 का जो चुनाव हुआ था वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। अब देखना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्या नाम से कांग्रेस कितने वोट ले जाती है ये डिपेंड करेगा। इस बार भी जो मुख्य मुकाबला होगा वो बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही क्या नाम से माना जाएगा। हम जहां तक क्या नाम से देखिए देवली उनियारा की बात करें, हेमंत आपने देखा होगा कि देवली उनियारा में खुद नमोनारायण मीणा, जो हरीश मीणा जो सांसद है, जो पहले वहां से विधायक चुने गए बाद में सांसद चुने गए, नमोनारायण मीणा, उन्होंने खुद ये आरोप लगाया कि क्या नाम से मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। अब जो वहां स्थितियां बन रही हैं वहां भी क्या नाम से कांग्रेस उस बगावत को रोक नहीं पाई है। ये देखना पड़ेगा कि अगले अभी 2-3 दिन के अंदर जब नामांकन की डेट आएगी
तो क्या नाम से नरेश मीणा क्या वापस उसको ले पाते हैं। जहां तक 84 का सवाल है, तो 2023 के अंदर 84 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। वहां 70,000 वोटों से जो वहां अभी मौजूदा जो सांसद है राजकुमार रोत, वो वहां से चुनाव जीते थे। जी। तो ऐसी स्थिति के, और जो सलूमर है, देखिए कल क्या नाम से जो राजकुमार रोत है, उन्होंने भी कल इस बात को स्वीकार किया कि सलूमर के अंदर हमारा मुकाबला है, लेकिन उन्होंने कहा कि 84 में हम क्या नाम से जीत को है। स्वाभाविक है, जब 70,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है तो उनका वहां पलड़ा बाकी होगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि यदि हमारा समझौता नहीं हुआ तो हम खीमसर के साथ साथ देवली, उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू में भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज नामांकन की डेट निकल गई, हनुमान बेनीवाल ने सिवाय खीमसर के अलावा कहीं भी अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। देखना होगा कि क्या तो वो किसी ये निर्दलीय को हनुमान बेनीवाल का सिर्फ खींवसर में रहना ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक फायदे है, क्योंकि यदि वो दूसरी जगह यदि वो अपने उम्मीदवार खड़े करते तो मुश्किल उससे खड़ी हो कांग्रेस सकती को थी, लेकिन नुकसान। इसका फायदा या नुकसान बीजेपी को भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए बीजेपी का तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से कोई नुकसान होगा, लेकिन अलबत्ता कांग्रेस क्या नाम से नुकसान होने से बच गई है। कांग्रेस बच गई है, कांग्रेस को फायदा है। भरत मेघवाल जी, 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, और जैसे कि अभी मित्तल साहब बता रहे थे कि 84 में जमानत जब्त हुई देवली उनियारा के अंदर, पिछले चुनाव की बात है, और देवली उनियारा में इस बार नरेश मीणा बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, मान जाएंगे या नुकसान होगा? और दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये कि जो लोकसभा में गठबंधन था वो विधानसभा में या इन उपचुनाव में नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत है, या लगता है कि गठबंधन नहीं होने से, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से नुकसान कांग्रेस का है? नहीं, देखिए हेमंत जी, जो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ था वो केंद्र नेतृत्व के आधार पर हुआ था, और बार बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी इस बात को कहा था कि उपचुनाव में क्या पार्टी रणनीति अपनाएगी, उस रणनीति के आधार पर हम गठबंधन करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति अपनाई उसमें महिलाओं को, युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, उन सबको साधने का काम किया, और हमने नए युवाओं, चेहरों को, नए जो चेहरे थे उनको मौका दिया। चाहे दौसा की बात कर लीजिए, चाहे आप महेश रोत की जिनको 84 से जो टिकट मिला उनकी बात कर लीजिए, रेशमा मीणा है, सबको हमने नए चेहरों को दिया उसमें टिकट। लेकिन अभी जो देवली उनियारा की बात है, देवली उनियारा में ठीक है आप कह रहे हैं कि एक त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विजय बैंसला की आती है, ये वही विजय बैंसला जी है जो विधानसभा चुनाव में आसिन से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन पगड़ी के नाम पर इन्होंने वोट खींचने का काम किया विधानसभा चुनाव में, और इनको लेके गए देवली उनियारा। और जब ये हारे तब इनको पूरी उम्मीद थी कि दोबारा से इनको चुनाव में उतारा जाएगा, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, और हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने उस चीज का विरोध भी किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि जो गुर्जरों का विरोध इनको मिलेगा, जो समाज की इन्होंने अवहेलना की, उसका क्या नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि जो 7 सीटें, उन 7 सीटों में अधिक सीटें गुर्जर समाज की भी आती है। तो जो विजय बैंसला जी का कार्ड खेला जा रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं हेमंत जी आप ये मान के चलिए कि नुकसान देगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये उसके कार्यकाल का भी एक आकलन है कि 10 महीने के अंदर आपने जो काम किया, क्या उस काम से जनता खुश है? अगर इन 7 सीटों पर इनको हार होती है भारतीय जनता पार्टी की, जो पर्ची की सरकार की मोहर लगी हुई है वो कहीं ना कहीं जीवित होगी। क्योंकि भरतपुर जैसे जिले में आप ये मान लीजिए कि गैस सिलेंडर जो है तकरीबन 3.5 लाख लोगों को गैस सिलेंडर जो 450 का मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। जो किसान बाहुल्य पूर्वी राजस्थान आप मान लीजिए, चाहे दौसा हो, चाहे टोंक करौली, वहां डीएपी का नहीं मिल पा रहा, किसानों के जो डिमांड जमा करा दिए उस पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा हमने आदिवासियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए सलूम्बर में, जब वो बोल रहे थे। तो हेमंत जी इनसे ये पूछिए कि इनके जो कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है केंद्र का, आज तक मानगढ़ धाम को क्यों राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं घोषित किया गया? डूंगरपुर रतलाम की जो रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काली भील मेधावी की स्कूटियां जो पड़ी है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो स्कूटियां कबाड़ में पड़ी हुई है। आदिवासियों के लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 लाख नौकरियों का वादा करने वाले 12,500 नौकरियां नहीं दे पाए। भरतपुर आज भी क्राइम रिपोर्ट पर सबसे अव्वल है। तो 10 महीने का स्कोर कार्ड अगर इनका देखा जाए तो जनता किस आधार पर इनको टिकट जो दिए, जिनको उनको वोट देगी? एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा जी जब बयान देते थे कि साहब आईएएस भी हम बनेंगे, आईपीएस भी हम बनेंगे, मंत्री भी हम बनेंगे, एमपी एमएलए भी हम बनेंगे, तो अब वो एमपी एमएलए वाली बात कहां गई?
किस तरीके से परिवारवाद का खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने दौसा में खेला है, जी। उसका तो हर कहीं पे चर्चे हैं। और इस चीज को आप निश्चित मानिए कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। माननीय लेकिन प्रदेश भरत अध्यक्ष जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, नेता भरत जी, प्रतिपक्ष टीकाराम, बीजेपी ने तो अपने बागियों से राहत ले ली है, ऐसा कोई बागी सामने नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के सामने तो अभी भी सवाल है ना बागियों को लेकर के। क्या नरेश मीणा से किसी तरह का नहीं, कोई देखिए, डर वो नहीं है? और आज जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया कि वो मेरे पास बैठा था, फिर वापस में और बोल के भी गया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई साहब, और जाकर के नॉमिनेशन भर दिया। तो चल नहीं रही है, बात नहीं हो रही है। नहीं, देखिए राजनीति में सबका अपना विवेक होता है, सबको स्वतंत्रता होती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक ऐसे अध्यक्ष है जिन्होंने पूरे राजस्थान में हर एक वर्ग को और खासकर युवाओं को तवज्जो दी है। निश्चित तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि उनके साथ बैठे थे, और एक दिन पहले उन्हीं का स्टेटमेंट था कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी की सेवा करूंगा और मैं जाके प्रहलाद गुंजल जी से मिलूंगा। रातों रात क्या समीकरण बदला, उनकी क्या मानसिक स्थिति बदली, वो स्वयं जानते, और चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, टोंक देवली उनियारा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आएगी। और निश्चित मानिए जो पर्ची की सरकार है, इस पर्ची की सरकार का परिणाम आपको उपचुनाव में देखने को मिलेगा। आज जो जनता है वो खींवसर के अंदर पिछली दफा भी तीसरे नंबर पर थे, इस बार भी क्या खींवसर में तीसरे नंबर पर ही रहेंगे? हेमंत, मैं जवाब दे दूं? मैं आ जाऊंगा 1 मिनट। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, खींवसर में अगर आपको ज्ञात हो तो रतन चौधरी जो हमने हमारा कैंडिडेट उतारा है, उससे पहले 2019 में भी जब उनके पतिदेव लड़े थे तब अच्छे खासे वोट लेके गए थे। और कहीं ना कहीं जो ये एक रणनीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है कि वहां पर तो उसके बाद से लगातार बीजेपी में ही थे ना। 2019 के बाद जब वो वहां पर 44,000 के आसपास वोट लेकर आए, उसके बाद वहां पर खींवसर में हमने जो उनकी धर्म पत्नी है रतन चौधरी, उनको टिकट दी है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण, कार्यकर्ताओं का रुझान, पार्टी की एक जो वहां पे सर्वे था कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उसको हमने टिकट दिया है। और निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिएगा कि जो 7 उपचुनाव की जो सीटें, उस सीटों पे कांग्रेस बहुत बहुमत के साथ जीत कर आएगी। ठीक है, मदन प्रजापत जी, कांग्रेस तो शुरुआत से ही ये कह रही है कि हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करवाएंगे। और आज जो कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह से बैठकों में हमला बोलते दिखाई दिए, गोविंद सिंह डोटासरा तो सीधी चुनौती देते दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मगरमच्छ क्या पकड़ेंगे, चुहिया पकड़ नहीं सकते हैं, खुद खा करके मगरमच्छ हो रहे हैं, कैसे जीतेंगे रण? मैं तो गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी जवाब दूंगा। और मैं आशा करता हूं, इतनी देर से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने सुना है, तो आप मुझे भी समय देंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मुझे सुनेंगे जिस धैर्य से मैंने सुना है। मैं भरत जी ने अभी अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनकी मोहब्बत की दुकान के अंदर से जातिगत और जातीय समीकरण और जातिगत किस तरीके से भड़काना का आइटम निकाल के बाहर पेश किया गया आपके चैनल पे, उसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गुर्जरों को किस तरीके से सम्मान दिलाएंगे, निकल गया जातिगत, आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। आज इनको गुर्जरों के सम्मान की बात याद आ रही है आपके चैनल पे बैठ के। ये 2018 में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और किस तरीके से गुर्जरों को इन्होंने उठा के बाहर फेंकने का काम किया। इनके पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से उनको गद्दार, निकम्मा, नकारा और किन किन शब्दों से उनको नवाजा है। क्या सचिन पायलट राजस्थान में गुर्जर नहीं थे, या क्या उन्होंने राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए काम नहीं किया था? क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाए? आप एक जाति के नाम पे जीत के आए, एक पूरी जाति के साथ में धोखा करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी भी ये जाति की राजनीति करना चाहते हैं, ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। कि गोलियां तो आप चलवाते थे। मैं तो बता रहा हूं ना जी, आप तो मैं तो बता रहा हूं, बताइए ना। 2018 के अंदर आरोप लगाते थे 1998 की बात लगातार कई चुनाव से कि आपने गुर्जर आंदोलन पर गोलियां चलवाई। मैं तो और बता देता हूँ ना, थोड़ा पीछे चलिए आप मेरे साथ। 1998 में चलिए, परशुराम मदेरणा के चेहरे पे, उनके मैनिफेस्टो पे उनकी फोटो थे, उस पे चुनाव लड़के आए थे, अशोक गहलोत जी बन गए थे। किस तरीके से जाटों के साथ में किया पूरा राजस्थान जानता है। मैं फिर चलता हूँ, सीपी जोशी के चेहरे नेतृत्व में चुनाव लड़के आए थे 2008 में, किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ में किया, ये दिखता नहीं है क्या? मैं तो फिर 2018 गुर्जरों की बात कर रहे हैं। ये तो जाति को, धर्म को, सबको लड़ा के आते हैं। इनकी तो उनकी मोहब्बत की दुकान में जो है वो जाति। आज राहुल गांधी जी जाति की बात कर रहे हैं ना, जाति जनगणना पे किसने बैन लगाया था? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी कुंड मंडल कमीशन पे बैठ गए थे। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई आप बता दो ना आदिवासियों के लिए क्या किया। इस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री पंचायती, अब सर ये मेरे को, अब अगर आप मेरे को इनको जवाब नहीं देना पाएंगे तो पहले आप सवाल कर लीजिए। आप जो कह रहे हैं जी,
आपका खुद का ही वहां आपने पर भरत स्टैंड जी नहीं को हो पूरे पाया। 4 मिनट के 5 मिनट में एक बार भी नहीं टोका, भाषण के जैसे यूज किया है। मंजी नहीं नहीं मेरा नहीं, ऐसा आग्रह है गलत कि बात मैं है मेरी बात और इनके मदन जी, सवालों नहीं का नहीं जवाब मैं दे आपसे दूं। ये अपेक्षा मैं नहीं इनके करता हूं सवाल का जवाब दे दूं। नहीं, ये गलत बात है कि मैंने नहीं, मैं टोका आपसे अपेक्षा नहीं करता भाषण हूं के कि जैसे मैं- यूज किया। मैं- जी मैं- बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसे नहीं। आप जी मैं कभी भी आपके पत्रकारों पे नहीं लगाता हूं हेमंत जी, लेकिन मेरे को बोलने में आप कितनी बार टोक दिए हैं। नहीं, टोक नहीं दिया हूं मैं तो, वो अब अगर उनको भी मैं मेरे- टोका था मैंने बीच में, मैं उनको भी इनकी बोला बात था। का जवाब दे दूं। हाँ, मैं आपके दे सवाल दीजिए का ना, जवाब जी। दूंगा। मैं किसी से नहीं भागूंगा कांग्रेस के जैसे। जी। मैं कांग्रेस के जैसे जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा आपके चैनल पे। जी बोलिए। मैं जलेबी की फैक्ट्री मैं नहीं लगाने लगाऊंगा, भी नहीं सीधा दूंगा। सीधा जवाब दूंगा। लेकिन मेरे को जी। इनके सवालों का जवाब देने दीजिए पहले। बोलिए। इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए क्या किया। मैं तो गिनवा देता हूं आदिवासियों के लिए क्या किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने आदिवासियों को पंचायती राज और नगर निकाय और नगर निगमों के अंदर आरक्षण देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो आदिवासी आयोग को अगर मान्यता दी और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी। देश की प्रथम महिला, आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और इन्होंने क्या किया, मैं आईना दिखाता हूं, 1 सेकंड दीजिएगा। ये है, ये आपके कैमरामैन से कहूंगा दिखाइएगा। ये नमो नारायण मीणा, ये मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा और विधायक जो चाकसू के थे वेद प्रकाश सोलंकी, इन्होंने सदन के अंदर कहा था, इन्होंने सदन में कहा था कि हमको एसटी और एससी को बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी जाति और हमारे को दबाया जाता है। ये इन्होंने खुद ने कहा है। इन्होंने मंत्री का एसटी एससी विधायकों को काम नहीं करने दिया जाता है, हमें हाईकमान से मिलना पड़ेगा। मुरारी लाल मीणा ने कहा था, हमारे नेता एसटी और एससी और माइनॉरिटी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, विधानसभा का रिकॉर्डेड है, जो वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, रमेश मीणा ने कहा, मुरारी लाल मीणा ने कहा। तो ये आदिवासी दलित इनको किस तरीके से काम में करते हैं, किस तरीके से पार्टी में शोषण करते हैं, ये रहा। दूसरा, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको। आप बड़ी विनम्रता से कहता हूं, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं ये आपके चैनल पे दिखा रहा हूं। ये हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, दीपेंद्र हुड्डा के मंच पे सोनिया देलान के साथ में जो अभद्रता हुई है ना हेमंत जी, अगर आप उसका वीडियो देख लेंगे तो आपकी आंखें शर्मसार हो जाएगी किस तरीके से। और इसकी पुष्टि जो है वीडियो तो करता ही है, कुमारी शैलजा भी करती है। इन्होंने किस तरीके से, केरल की महिला है, केरल की महिला है, उसके उसने कहा, साफ कहा है कि कांग्रेस के अंदर कास्ट काउचिंग। देखिए आप हो गए ना, ये है सच, ये है सच। केरल की महिला ने कहा कि कांग्रेस में कास्ट काउचिंग होती है, तो जो महिला कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हो, अरे महिलाओं की बात आ गई ना। अब देखिए, मैंने टोका नहीं है, आप बोलो, मैं कर रहा हूँ राजस्थान, बता रहा हूँ। की तो बात कर लो। आ जाओ अब हो गया आपका, अब हो गया आपका। लेकिन सवाल ये है, मैं इनसे जवाब दे लूंगा, मैं इनसे जवाब दे लूंगा, लेकिन सवाल ये है कि 3 सीटों पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला, सुनिए ना सर, प्रजापति जी, मदन प्रजापति जी, मदन प्रजापति जी, अब उनके बराबर वाला वक्त आपका हो गया है। मैं चुनौती दे रहा हूं यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता को, आपके चरित्र में मेवाराम जैन, परशुराम मदेना, ये स्त्री आपकी है। परशुराम मदेना, मेवाराम जैन, ये स्त्री आपकी है ना, ये स्थिति आपकी है। जोरीलाल मीणा का बेटा सामूहिक बलात्कार में, ये महिलाओं का सम्मान आप नहीं करते हो। महिलाओं का यहाँ बैठ के महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात, एक एक करके पार्टी की महिलाओं को तो सुरक्षित कर लीजिए ठीक है। आप। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए। प्रजापति जी बोलिए, प्रजापति जी, बाकी सभा के लिए भी छोड़ दीजिए थोड़ा। प्रजापति जी, अरे कर रहा हूँ, महिलाओं को घूमने आए थे ना, मैं मदन प्रजापति जी, में कोई काम नहीं किया क्या जो हरियाणा जाने की जरूरत पड़ रही है? हरियाणा में राजस्थान में कोई काम नहीं किया क्या? और बिल्कुल नहीं किया आपने राजस्थान में काम, न किसानों के लिए, न युवाओं के लिए, न महिलाओं के लिए। अरे महिलाओं के सैनिटरी पैड तक बिक रहे हैं, अरे आंगनबाड़ी में आने वाले राजस्थान की प्रजापति जी, मदन प्रजापति जी, आज की सभा में अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी जगमोहन के लिए भवानी को रुख उठा करके बैठे थे, अब वो चुप हो गए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप, आप मेरे को बोलने देंगे हेमंत, अगर डिबेट को डिबेट की तरीके से कराएंगे और भरत मेघवाल जैसे समझदार प्रवक्ता भी जब सच आता है सामने तो उछलेंगे। मैं जवाब दे रहा हूं ना, परिवार आपका बार बार सुनिए मदन जी, मैं तो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दे रहा हूं, जो खिड़की में से यूं झांक रहा था, कहां छोड़ के गया था। चलिए ठीक है मदन जी, जो जवाब दे लेता हूं मैं, एक मिनट जवाब देता हूं बिल्कुल संक्षेप में। भरत जी,
संक्षेप में भरत जी, संक्षेप में जो मदन जी ने आरोप लगाया उनका जवाब दे दीजिए संक्षेप में। और क्या ये मुद्दे अब इन चुनाव मैं तो कह रहा हूं में महिलाओं सामने को पूछो ना, जिस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है किस मुंह से यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? जिस पार्टी में दलित सुरक्षित नहीं है किस मुंह से बात कर रहे हैं? जिस पार्टी में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, जिस पार्टी के युवाओं का पेपर बेच के खा जाते थे, नहीं गिना सकते तो ये आप जान सकते हैं ये प्रदेश की अरे सुनिए 10 में मैं गिनवा सकता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं वापिस आता हूँ आप दोनों के पास में, लेकिन देखिए एसपी मित्तल साहब, अगर उपचुनाव में क्या ये जो तमाम एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये मुद्दे काम करेंगे क्या? नहीं देखिए हेमंत, ये जो एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, चूंकि दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आरोप तो लगाएंगे, और चूंकि उपचुनाव चल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है इसके अंदर जातिगत समीकरण भी बहुत काम रखेंगे, और यही चुनाव नहीं हर चुनाव के अंदर जातिगत समीकरण करेंगे। और जिस तरीके से उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा दोनों पार्टियों ने की है, तो उम्मीदवारों के पीछे जातिगत समीकरणों का आज ही की सभा में रघु शर्मा ने कहा कि ये तो जो जगमोहन जी है वो ब्राह्मण का कंठ दबा करके टिकट लेकर के आए हैं। तो क्या आप यहाँ पर कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं? क्या इन सीटों पर जहां पर चाहिए, दौसा की अगर हम बात कर लें तो दौसा पर क्या ब्राह्मण समाज कोई निर्णायक भूमिका में है? क्या उसका वोट बीजेपी को मिल पाएगा या वो डाइवर्ट होगा? देखिए चूंकि दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समुदाय का भी योगदान है और उनके मतदाताओं की संख्या अच्छी है, इसीलिए आज रघु शर्मा की उपस्थिति देखी गई। रघु शर्मा और तो कहीं नजर नहीं आए, दौसा में जरूर नजर आए वो, तो मुझे लगता है ये सब कुछ है। लेकिन हमें साथ ही मुरारी लाल मीणा का भी ख्याल करना चाहिए, जो सांसद है। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा था कि अच्छा होता कि कांग्रेस के सारे लोग मिलकर ये कहते कि जो उम्मीदवार का चयन है वो सांसद के द्वारा किया जाएगा, और इस तरह का प्रस्ताव पास करते। मुझे लगता है कई जगह जो है वो कांग्रेस की नाराजगी हमको लगातार देखने को मिल रही है, सलूम्बर में भी देखने को मिल रही है। और एक चीज और मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि आज जो है वो कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत साहब के दर्शन हुए, लेकिन साथ ही जो भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो शायद सातों जो नामांकन हुए उनमें कहीं पर भी नजर नहीं। जी, इसका जवाब भी ले लेते हैं प्रजापति। मैं जवाब दे दूं ये, अगर आप रघु शर्मा जी की बात का मदन प्रजापति रघु शर्मा जी वाली बात पे, और उन्होंने मित्तल साहब ने एक सवाल खड़ा किया है कि आपके भीतर की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, चाहे वो वसुंधरा राजे को लेकर के बात कर लें। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है, और हमारे लिए पार्टी पहले है, उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। हमारा कार्यकर्ता को सिखाया जाता है कि पहले देश है, बाद में पार्टी है और फिर व्यक्ति है। हम व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, किसी को भी मनाही नहीं है। लेकिन जब किसी आप तो परिवारवाद की खिलाफत करते हैं ना सर, सबके साथ लग जाते हैं। जी आप तो परिवारवाद की खिलाफत करते हैं, कांग्रेस यही तो मुद्दा उठा रही है। हाँ, मैं परिवारवाद मैं अगर आप फिर जवाब दीजिए ना आप। जी देखिए परिवारवाद, अरे मैं बता रहा हूं, दे रहा हूं हेमंत जी, आप मेरे को, मैं परिवारवाद पे ही जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए परिवारवाद इसको नहीं कहता कि एक परिवार का व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील है तो वकील नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ पे एंकर हैं या रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता में आपने कार्य किया तो आपका छोटा भाई पत्रकार नहीं बनेगा। लेकिन न्यूज 18 का मालिक अगर आप, और न्यूज 18 का मालिक आपका भाई नहीं बनेगा, इसको परिवारवाद कहते हैं। जिस तरीके से पूंजी और पूंजीवाद में फर्क होता है, उसी तरीके से परिवार और परिवारवाद में फर्क होता है। पूंजी सबके पास, ये परिवारवाद आपका अपना अलग है। ये प्रजापति साहब, मेरे को इतना बताइए, सुनिए हेमंत, सुनिए, देखिए ये गलत बात है हेमंत, गलत बात है, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए हेमंत, पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर गांधी परिवार का आधिपत्य हो गया है, एक परिवार का जमावड़ा हो गया है, मैं उसको परिवारवाद मानता हूं। चलिए देखते हैं कि मतदाता इनको किस तरीके से लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप है, चुनाव में जाहिर सी बात है आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कौन कहां पर कितना मजबूत है, और ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। कुल मिलाकर के अब पूरी तरह से जो चुनावी समा है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि क्या मतदाता स्थानीय मुद्दों पर जाकर के वोट करेगा या जाति धर्म के नाम पर भी करेगा।